दोस्तों नमस्कार। क्लासिक रेडियो श्रोता संघ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल का उद्देश्य है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, साथ ही साहित्य, संगीत और कला, इन्हीं विषयों से संबंधित वीडियो आप हमारे इस चैनल पर देखते रहते हैं। तो आज हम आपके सामने एक वीडियो जो कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तीनों विधाओं का इसमें संगम आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम शिक्षा की। तो शिक्षा हर इंसान के लिए एक जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और जीवन के शुरुआत से ही शिक्षा के लिए हम विद्यालय जाते हैं। विद्यालय में हम सभी ने अपने अपने अनुभव देखे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के नवाचार भी होते रहते हैं। तो इसी तरह का एक नवाचार हमें देखने को मिला है। तो आज हमारे साथ एक शिक्षक हैं। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है सुनील कुमार राठौड़ जी। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मांडवी, जो जी। भवन मंडी पंचायत समिति में पड़ता है, जी इसमें अध्यापक हूँ। जी। मांडवी जो कि भवन मंडी पंचायत समिति इसमें पड़ता है, झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले में। तो ये स्कूल कहाँ तक है, कितनी कक्षा तक है? ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक है स्कूल, यानी कि उच्च प्राथमिक प्राथमिक। तो इस विद्यालय में आप कब से हैं? मैं यहाँ पर 2020 से हूँ। 2020 से, यानी कि लगभग 4 साल मेरे को पूरे हो चुके हैं। तो हम स्कूल की बात करें, स्कूल की नवाचार की बात करें, तो जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि आपने अपने जो स्कूल है उसमें एक नवाचार, एक नया प्रयोग किया है ताकि लोगों को भी आकर्षित लगे, बच्चों को भी आकर्षित हो। तो आप बताएं आपने क्या नवाचार किया? सर, मैंने कुछ समाचार पत्रों के द्वारा ऐसा सुना था और वीडियो भी देखे थे, फोटो भी देखे थे मैंने कुछ न्यूज़ चैनल पर कि जयपुर की तरफ पूर्वी राजस्थान में एक तो विद्यालय ने अपने विद्यालय की जो बिल्डिंग है और परिसर है उसको बच्चों के लिए मनोरंजक और आकर्षक बनाने के लिए उसको नए तरीके से एक नया रूप दिया। एक जगह कुछ हवाई अड्डे टाइप का रूप दिया था और एक जगह कुछ जो कक्षी लाइन है उनको एक रेल के डब्बे की तरह, पूरी एक रेल की तरह लुक दे दिया था। उससे क्या बच्चों में एकदम नया आकर्षण जगता है और वो बच्चों की तो प्रवृत्ति होती है कि वो जहाँ उनको रंग बिरंगे और कुछ नई चीज़ें, खेल खिलौने जैसे देखने को मिलती हैं तो वो आकर्षित ज़्यादा होते हैं। जी। तो उसी तरह मेरे दिमाग में आया कि मेरे भी विद्यालय की बिल्डिंग में एक सीट में कमरे बने हुए हैं, तो मुझे विचार आया कि क्यों ना इनको भी रेल के डिब्बों की एक पंक्ति की तरह इनको रूप दे दिया जाए। तो फिर मैंने विचार किया और अभी गर्मी की छुट्टियों में मैं इस पर मैंने काम चालू कर दिया। पहले मैं चाहता था कि पेंटर से बनवाएं, लेकिन पेंटर से बनवाने में तो 15 से 20 हज़ार रुपये मांगते थे। और चूँकि मैं खुद एक अच्छा पेंटर के गुण दिए हुए हैं मुझे भगवान ने। पेंटिंग की कला भी आपके अंदर? हाँ, पेंटिंग की कला है, बचपन से ही मुझमें। मैं अच्छे पोर्ट्रेट वगैरह बना देता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी कला का इस्तेमाल किया जाए, तो विद्यालय के आर्थिक रूप से भी उनको संबल मिलेगा और अपनी प्रतिभा भी दिखाने का मौका मिलेगा। तो मैंने गर्मी की छुट्टियों में 10 दिन तक लगातार कार्य करके और अब बाज़ार से कलर खरीद कर प्लास्टिक पेंट तथा ऑयल पेंट से उन डिब्बों का स्वरूप दे दिया अपने कक्षों को। जी। जैसा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जो निजी विद्यालय रहते हैं वो तो तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन बात जब राजकीय विद्यालयों की आती है तो कर्मचारी भी के सामने सबसे बड़ी समस्या रहती है कि बजट की। अपन नवाचार कर रहे हैं तो हो सकता है इसका बजट मिले या नहीं मिले, हो सकता है अपने खुद के पैसे लग जाए। तो इस तरह की भी कोई बात आपके सामने आई? हाँ, ये बात तो सबसे पहले यही बात आती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल क्या है, केवल अपनी आकर्षक बिल्डिंग से ही ज़्यादा आकर्षित कर देते हैं लोगों को। तो मेरे विचार में भी ये है कि अपन भी थोड़ी बिल्डिंग को आकर्षक रूप प्रदान करें।
इसके लिए मुझे एक बार हमारे जो CBO सर हैं आदरणीय दामोदर प्रसाद जी शर्मा, उनने भी मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया था कि थोड़ा अपन बिल्डिंग को आकर्षक बनाएं। तो मैंने इसमें धन के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैंने अभी तो अपने पास ही लगा था। पहला आपने सोचा कि पहला अपन खुद ही इन्वेस्ट करा कर। हाँ, कभी बजट आता है तो ठीक है, वरना विद्यालय में ये अपने पास से लग जाए, यही सोचकर मैंने ये कार्य किया। मतलब परोपकार की भावना से लेकर आपने ये कार्य किया। परोपकार की भावना से किया। तो इसमें इससे पहले अपना पेंटर से बात की, तो पेंटर ने लगभग कितना खर्च बताया इसमें? पेंटर तो लगभग 5-7 हज़ार का तो कलर का खर्चा बताता है और 8-10 हज़ार उसकी मेहनत की, तो इस तरह से 15 हज़ार से तो ऊपर ही बजट बताया हर पेंटर ने। अच्छा, तो वही कार्य आपने स्वयं कलर और आप स्वयं ला के किया, तो लगभग कितना खर्च हुआ? ये तो 3-4 हज़ार के अंदर हो चुका है पूरा कार्य। अच्छा, बोलो 3,000 में 15,000 बता कर आप 3-4 हज़ार के लगभग। 3-3.25 हज़ार में सारा काम हो चुका हाँ, मतलब लगभग देखें कि 1/4 खर्च में ही कार्य है। होता है। 1/4 में ही हुआ। तो आपके विद्यालय में कितने कमरा हैं टोटल? मेरे विद्यालय में कमरे 5 कमरे हैं एक सीट में, जी। और मैंने 2 कमरे थोड़ी एक तरफ हैं तो वो इसमें नहीं आ पाए, बाकी एक सीट वाले सारे कमरे इसमें ले लिए मैंने। हाँ, तो आपके विद्यालय की जो मतलब जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की है कि आप उसमें ट्रेन का लुक दिया जा बस सके। वो ट्रेन का लुक देने के लिए कमरे एक सीट में होना भी जरूरी है, जी। तो फिर मैंने उनको एक सीट में देख के और उनको लुक दे दिया उसको। जी, तो इस तरह का प्रयोग करने के बाद फिर आपको क्या बदलाव स्कूल में देखने को मिला है? ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया रही वो बताएं। सर इसके बाद ये मानो आपके क्रांतिकारी परिवर्तन आया, क्योंकि जी। सारे गांव वाले तारीफ कर रहे हैं उसकी। जी। जो अपने तरफ इस रूट पे कम से कम 15-20 स्कूल हो रहे हैं, जी। तो सारे अध्यापक निकलते हैं, सब देखते हुए जाते हैं और सभी तारीफ करते हैं। तो सब मुझसे पूछते हैं कि किसने किया कि बहुत अच्छा किया। तो इससे एक तरह से हमारे विद्यालय को बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हुई और लोगों की नज़र में थोड़ा उसका जो आकर्षण है वो काफ़ी बढ़ा। अभी पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि कुछ न्यूज़ समाचार पत्रों आदि में भी आपके स्कूल का जिक्र आया। हाँ, वो हमारे PO साहब हैं आदरणीय पीरूलाल जी, वो मेरे इस कार्य से बहुत खुश हुए, जी। तो उन्होंने ही इस न्यूज़ को आगे बढ़ाया। वरना मैं अपने इस कार्य से संतुष्ट था, लेकिन उन PO साहब की मेहरबानी से ये न्यूज़ काफ़ी लोगों को पता चली। हाँ, न्यूज़ में आने का ये है कि मतलब सभी लोग देखें तो हो सकता है किसी और को भी प्रेरणा मिले। हाँ, तो ये सर मुझे भी प्रेरणा मिली थी। ये जो मेरा पहला विद्यालय था खेताखेड़ा, जी। वहाँ के प्रधानाचार्य महोदय ने भी ये प्रयोग किया था जी। 2 साल पहले, जी। तो मुझे भी वहीं से प्रेरणा मिली। तो मैं चाहता हूँ कि इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिले और सभी अपनी राजकीय बिल्डिंग जो है उसको अधिक से अधिक आकर्षक बनाएं, ताकि छोटे बच्चे उसमें आनंदपूर्वक आए और अपना शिक्षण कार्य करें आनंद से। तो ये जो ट्रेन के लुक वाला जो बात है वो मुझे लगता है शायद झालावाड़ जिले में ये आपका ही स्कूल है या कोई और भी स्कूल है इस तरह के लुक वाला? अपने झालावाड़ जिले में मेरी नज़र में तो केवल 3 स्कूल हैं। हाँ, जहाँ तक हाँ, एक तो आपका है, और कौन सा स्कूल है? एक अपने भीमनी है गड्ढक की तरफ, भवानी मंडी बच्चा सीमित में आता है, जी। लेकिन यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो अपन भवानी मंडी एरिया की बात कर रहे हैं। भवानी मंडी एरिया में तो केवल ये पहले ही स्कूल है। ये आपका पहला स्कूल है जहाँ इस तरह का नवाचार किया गया है? जो भवानी मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं 7-8 किलोमीटर क्षेत्र में, उसमें तो पहला ही। तो कोई ये इस स्कूल को देखना चाहे तो उसकी क्या रूट और थोड़े लोकेशन आप बताएं। ये भवानी मंडी से मांडवी गांव बिल्कुल बाईपास रोड है, उससे भवानी मंडी का जो बाईपास रोड है वहाँ से SDM चौराहा से जो बाईपास रोड चलता है, जी, वहाँ से सिकलीगढ़ बस्ती आती है, वहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर को आपको मांडवी गाँव हाँ, उसमें ये स्कूल है। उसमें से। तो जैसा कि आपने बताया कि ये नवाचार करने के बाद काफ़ी लोगों ने प्रशंसा की, बच्चों में एक नया। हाँ, हमारे अधिकारीगण, हमारे जो भी ग्रामीण सभी इससे बहुत खुश हैं और सबको बहुत अच्छा लगा ये नवाचार। जी। तो ये तो आपकी एक जो पेंटिंग कला थी उसकी बात हुई, और इसका उद्देश्य मेरा ये भी था जी, कि मैंने जो छोटे बच्चों को जो रेलवे से संबंधित सामान्य जानकारी होती है जी, कि ये AS1 डिब्बा क्या होता है, D1 क्या होता है, स्लीपर क्या होता है, ये उनको प्रत्यक्ष में देखने को मिल रहा है। जी। तो उनको और अच्छा इसका रेलवे की मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करूँगा। हाँ, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो रेलवे में सफ़र करते हैं ज़्यादातर जनरल क्लास में सफ़र करते हैं, स्लीपर में हालांकि लोग सफ़र करते हैं लेकिन इतने नहीं कर पाते हैं। तो
वो जानकारी भी लोगों को नहीं होती कि इस डब्बे में क्या हाँ। सिस्टम था, इसमें क्या सिस्टम था, वो जानकारी भी आपने लोगों को हाँ, तो बच्चों को जब वो सामने देखो देखने को मिलता है तो उसको और अच्छी तरह से सीखते हैं। और हमें हमारे सर श्री सुनील राठौर वो हमें इस रेल के बारे में सामान्य जानकारी देते हैं, जैसे एस नंबर 1, स्लीपर और बाकी नई जानकारियाँ देते हैं। ठीक है, आपको कैसा लगा रेल का डिब्बा? हमें बहुत अच्छा लगा। ये आसपास के सारे लोग देख के जाते हैं और हमसे पूछते हैं, और हम जो बताते हैं उनको वो सब में बहुत आनंद आता है, और सारे बच्चों को भी बहुत आनंद आता है कमरे में बैठ डिब्बे में बैठ। रेल में बैठने जैसा अनुभव लगता होगा आपको? हाँ। ठीक है। इस रेल के अंदर हम बैठते हैं तो बहुत आनंद आता है, और पढ़ाई में भी बहुत मज़ा आता है, और ऐसे ही जानकारी बहुत जानकारी मिलती है। अपन हमको वो देख सकते हैं आप D1 कमरा, डब्बा नंबर D1 है। चालू कर दिया। मैंने ये रेल इसलिए बनाई ताकि बच्चों को थोड़ा सा नया लगे स्कूल का परिसर, और पुराने कमरे देख देख के बोर हो गए थे तो उनको थोड़ा सा रोमांच का अनुभव हो कि हम रेल में बैठे। और बहुत सारे स्कूल में ऐसे बन चुकी है जयपुर की तरफ, तो मैंने सोचा इधर भी बनाए अपने एरिया में भी। और इसमें फिर बच्चों को जानकारी भी देते हैं हम कि रेल के डिब्बे में कितने तरह के कोच होते हैं, और उसमें जो लिखे होते हैं ऊपर नंबर, इनका क्या अर्थ होता है। तो ये बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने में भी सहयोगी हो रहा है ये वाला कार्य, इसलिए मैंने इस कार्य को करने की सोची थी। तो जैसा कि आपने बताया कि आप मतलब जो पेंटिंग की कला आपके अंदर है, लेकिन आपके अंदर एक कला और है जी जो कि आप कवि भी है, कविताएं भी लिखते हैं। जी तो कविताएं लिखना आपने कब से शुरू किया? जी, मैं बचपन से ही कविताएं लिखता हूँ, और जब मैं 7वीं क्लास में था तब से ही मेरी कविताएं छपती आ रही अनेक पत्रिकाओं में। बीच में कुछ समय के लिए मैंने छोड़ दिया था, बाकी पिछले 5-6 सालों से मेरी नियमित रूप से कविताएं लिख रहा हूँ मैं। और शिक्षा विभाग की पत्रिका शिविरा में भी अभी पिछले 2 सालों में 3 बार छपी मेरी कविताएं। और हमारे जो साहित्य दर्शन है पत्रिका, उसमें हर माह निकलता है एक अंक, उसमें नियमित रूप से मेरी कविता आती है। और मैं बच्चों के और जो शिक्षा विभाग के ऊपर मैंने 3 कविताएँ लिखी जो शिविरा में प्रकाशित हुई। आप अपने बचपन और आपके जन्म उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? आप कहाँ आपका जन्म और शिक्षा कहाँ हुई वो बताना चाहिए? सर, मेरा मूल स्थान है झालावाड़ ज़िले में ही गंधार ग्राम, और 10वीं क्लास तक हम वहीं रहते थे, वहीं तक मेरी शिक्षा हुई है 10वीं क्लास तक। गंधार आपके जन्मस्थली गंधार है जी। बाद में हमारे पिताजी की नौकरी के सिलसिले में हम भवानी मंडी आए, और पिछले 29 वर्षों से बाकी की मेरी शिक्षा और सर्विस वगैरह सारा यहीं पर हुआ, और अब हम यहीं के स्थायी निवासी हैं। जी। तो हम बात कर रहे थे आपके कवि के सफ़र की, तो कोई ऐसी रचना जो आप सुनाना चाहें जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले, उससे संबंधित वैसे कुछ सुनाना चाहें? जी, मैं पहले खेतागढ़ा में कार्यरत था, यहाँ से पहले वहाँ पर भी मैं पोशाक प्रभारी था, तो वहाँ भी मैंने जितने हो सके नए नए प्रयोग करने की कोशिश की। पोशाक में बच्चों को अच्छी से अच्छी जो चीज़ें उसने कभी नहीं खाई होती, तो ग्रामीण परिवेश था, जी। तो जो व्यंजन उन्होंने कहीं नहीं देखे हो तो वो मैंने उनको खिलाने का प्रयास किया महीने में एक बार। तो पोशार पर ही मैंने एक कविता लिखी थी जो शिविरा में प्रकाशित हुई थी, मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगा। कि शिक्षा विभाग में चलती है जो पोषाहार की योजना है, यह योजना बड़ी निराली, इसका कोई तोड़ ना। जो न समझे सच का धरातल करते हैं भ्रामक प्रचार, आज भी दूर बस्ती धाणी में ये बचपन कुपोषित लाचार। क्योंकि शिक्षा विभाग ने जो पोषाहार योजना चला रखी है, वो जो दूरस्थ ग्राम है उनके बच्चों को जो कुपोषित होते हैं, भोजन नहीं मिल पाता टाइम से, उनको ही भोजन और पोषण उपलब्ध कराने के लिए योजना बना रखी है। लेकिन कुछ लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, लेकिन ये राजकीय योजना है, हमको पूरे तन मन धन से और पूरे निष्काम भाव से इस कार्य को पूरा करना चाहिए। भोजन के लिए ही सही बालक आ तो जाते विद्यालय,
शिक्षा की धारा से जुड़कर हो जाते हैं शिक्षामय। तो मतलब बहुत से बच्चे भोजन के लिए आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे विद्यालय में सेट हो जाते हैं और अपनी शिक्षा दीक्षा को भली भांति आगे बढ़ाते हैं। जी, तो ये कविता के माध्यम से आपने पोशार जो आज की क्रम है उसका आपने वर्णन किया। इसके अलावा भी आप कोई और आपकी रचना सुनाना चाहें? सर मैं BLO भी हूँ। मतलब चुनाव का और हाँ। मतदाता का जो हाँ, तो मैंने अभी चुनाव हुए थे, तो उसमें जो लोगों को जागरूक करने के हिसाब से भी कविता लिखी थी। तो वो उसकी चंद पंक्तियाँ। जी, स्वागत। लोकतंत्र में ये अवसर हर मतदाता के हाथ, लोकतंत्र में ये अवसर हर मतदाता के हाथ आता है। मत होना ये मौका भैया 5 साल पश्चात आता है। मतदान को कर लेना तुम, मन में फिर गिला ना रहे। सही नेता को वोट दिया है, गलत कोई फैसला ना रहे। BLO है मतदाता प्रहरी, निर्वाचक नामावली निर्माता। हर परिवार का शोधन करते हैं निर्मित मतदाता। BLO का मान बढ़ाना, करें 100% मतदान, ताकि अपनी सरकार चुनने का फिर हमको रहे अभिमान। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी रचना जो है मतदाता जागरूकता पर आपने लिखी है। तो जैसा कि आपकी जो पोस्टिंग ग्रामीण एरिया में ज़्यादा रही है, और ग्रामीण एरिया में अक्सर हम देखते हैं कि हालांकि अब तो काफ़ी जागरूकता है, लेकिन फिर भी एक तरह से शिक्षा की उतनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए। हाँ तो शिक्षा की जागरूकता के बारे में आप सब कोई संदेश देना चाहें? सर, जैसा मेरी इस राजकीय शिक्षक के रूप में जब मेरी नियुक्ति हुई थी आज से 18 साल पहले, जी, तब मैं जिस एरिया में था वहाँ पे इतनी जागरूकता नहीं थी कि बालिकाओं को नहीं पढ़ाते थे। जी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से जो सरकार प्रयास कर रही है शिक्षा को बढ़ाने के लिए, कि बालिकाओं के लिए विशेष रूप से उन्होंने इंस्पायर्ड अवार्ड और राजश्री योजना तथा अनेकों योजनाएं चला रखी है, और उनको निःशुल्क टैबलेट वितरण किया जा रहा है। अभी इस वर्ष भी हुआ हमारे विद्यालय में, और उनको निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई और गार्गी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो इन सब कारणों से पिछले 10 वर्षों में बालिका शिक्षा में भी बहुत अच्छा सुधार आया है, और जो शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए थे एरिए, उनमें भी आज की तारीख में मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि बहुत अच्छा शैक्षिक रूप से विकास हुआ है, और उनमें जागरूकता हुई है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं। कुछ ही मात्रा में ऐसा लगता है जहाँ पर कुछ इतने अभिभावक बच्चों को जागरूक नहीं है पढ़ाई के प्रति, लेकिन धीरे धीरे ये भी सब होगा। लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में तो मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन आया है शैक्षिक विकास में। जैसा कि ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं कि जो खेती बाड़ी का कार्य है वो ज़्यादातर लोगों का कार्य है, वो खेती बाड़ी है। तो पुराने समय में लोगों को मतलब शिक्षा नहीं दी थी, जागरूकता नहीं दी थी किस तरह से खेती करें, उन्नत जो कृषि है वो किस तरह से करें। तो शिक्षा में जो जागरूकता आने के बाद आपने ये परिवर्तन देखा हो कि जो नए जो युवा किसान हैं, क्या वो भी इसमें खेती में नवाचार कर रहे हैं? मैंने देखा, बिल्कुल सही कहा आपने सर। अभी जो मेरे पढ़े हुए बच्चे भी अभी 20-20 साल के हो चुके हैं, जी, जो अपने बुजुर्ग का स्थान ले रहे हैं, जी, चाहे वो नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, जी, लेकिन वो अपनी जो खेती है पुश्तैनी व्यवसाय, जी, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं। जो पहले किसान सारे अपने खेती के कार्य देसी तरीके से करते थे, जी, जी, लेकिन अभी बच्चे जो हैं नए युवा, जी, वो खेती के प्रयोग में भी आधुनिक यंत्र उपयोग ला रहे हैं, आधुनिक अच्छी वाली खाद उपयोग कर रहे हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो परंपरागत खेती की जगह कुछ नई कुशल प्रयोग कर रहे हैं, और साथ में जैसे बगीचे लगा रहे हैं, जी, ताइवानी अमरूद के बगीचे। तो इनसे कुछ बच्चे मैंने देखे बहुत अच्छी तरक्की की उनने, और मैं चाहता हूँ कि और भी अच्छी तरक्की करें वो नई तरीके से खेती करके। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि समय के साथ और जो
आज जो विज्ञान का जो युग चल रहा है उस हिसाब से, चाहे वो खेती का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, किसी भी तरह का क्षेत्र हो, तो उसमें नवाचार जो है बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, बच्चे किसान के बच्चे किसानी करेंगे जी लेकिन वो नए तरीके से करेंगे तो वो जो अपने इस क्षेत्र के हैं, सर्विस क्षेत्र के बच्चे, उनसे भी आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ये समय की ज़रूरत भी है कि हम नवाचार करें, क्योंकि उत्पादन, ज़मीन कम है और उत्पादन हमें ज़्यादा चाहिए समय के हिसाब से, तो उसमें नवाचार बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब कार्यक्रम के हम अंतिम दौर में हैं, तो जैसा कि अपना जो चैनल के दर्शक हैं, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, साहित्य, संगीत और कला, इन्हीं विषयों से संबंधित वीडियो देखते हैं, तो हमारे दर्शकों को भी आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे भाई हैं, इनका चैनल है क्लासिक रेडियो श्रोता संघ, उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें ज्ञान, मनोरंजन और जो दुर्लभ कलाएं जो इधर उधर दबी हुई है, उनसे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं, कवि सम्मेलन के वीडियो आते हैं, तो उनको आप नियमित रूप से देखें तथा इनका प्रोत्साहन करें। और आप अपने बच्चों में कला के प्रति जागरूकता जरूर पैदा करें, उनमें कोई प्रतिभा है तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि ज़रूर नहीं कि वो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े, कला के क्षेत्र में भी आजकल बच्चे बहुत आगे बढ़े और कला के क्षेत्र में जीवन के लिए अनेक संभावनाएं मौजूद हैं। तो यही आपसे निवेदन है। कला की आपने बात की, तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि इंसान में किसी भी तरह की कला हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, गायन के क्षेत्र में हो, किसी भी तरह की कला हो, सभी तरह की जो कला है उसका हम सम्मान करते हैं। और दर्शकों से भी मेरा यही निवेदन है कि आप में अगर किसी भी तरह की कला है तो वो कला अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से कमेंट में लिख के उसमें संपर्क करें, तो हम आपकी जो भी कला है उसको प्लेटफॉर्म देंगे, उस कला को आगे बढ़ाएंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी इंसान के अंदर किसी भी तरह की कला है तो वो लोगों तक पहुँचे, उसका प्लेटफॉर्म मिले, इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया और हमसे वार्तालाप की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आपसे इस तरह से किसी अन्य विषय पर चर्चा करते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय को अपने चैनल पर सभी दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया, इस हेतु धन्यवाद।